So, here we go. मैक्रो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, हमारा ये चैप्टर चल रहा है और इसमें हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। सेंट्रल बैंक का मीनिंग और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, ये टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। ठीक है, कमर्शियल बैंक हम उसके पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सेंट्रल बैंक का मीनिंग मैं क्विक रिकॉल करा देता हूँ। एक अपेक्स बॉडी है जो कि रेगुलेट, डायरेक्ट, कंट्रोल करती है बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को विद इन इंडिया या विद इन एनी कंट्री। सेंट्रल बैंक जब हम बोलते हैं तो हम जनरलाइज बात करते हैं, और जब आरबीआई बोलते हैं तो हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 को और ये बॉडी एस्टेब्लिश हो गई 1935 में। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो उसमें से जो कई सारे फंक्शंस हैं उसमें से हम पहला फंक्शन पढ़ चुके हैं, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। करेंसी अथॉरिटी केवल एक ही है हमारे यहाँ पे, आरबीआई। ठीक है, क्यों हमने उसे अकेले या सोल राइट दे रखा है करेंसी अथॉरिटी का, ये टॉपिक भी हमने पढ़ा था। ये फुल डिटेल हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा पर्पस है कि हम ये समझें कि सेंट्रल बैंक जो कि हमारे देश में आरबीआई है, वो बैंकर है गवर्नमेंट के लिए और वो बैंकर है बैंक के लिए। आज के टॉपिक में ये दोनों फंक्शंस को मैं कवर करने वाला हूँ। बैंकर होने का मतलब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, फिर से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मुझे बैंकिंग सर्विस चाहिए, तो जो मुझे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा वो मेरा बैंकर है। अगर एचडीएफसी बैंक से मैं बैंकिंग सर्विस ले रहा हूं तो एचडीएफसी बैंक मेरा बैंकर है। बैंकिंग सर्विस का क्या मतलब है? जहां मैं फंड को डिपॉजिट कर पाऊं, जहां से फंड ट्रांसफर कर पाऊं, जहां से मैं लोन ले पाऊं, फंड विड्रॉ कर पाऊं, इस तरह के जो बैंकिंग एक्टिविटीज होती हैं ये बैंकिंग फंक्शंस हैं, और जो मुझे ये सर्विस प्रोवाइड करता है वो मेरा बैंकर है। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक मेरा बैंकर है। गवर्नमेंट को भी तो बैंकिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उन्हें भी तो फंड डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉ करने हैं, ट्रांसफर करने हैं, लोन लेना है। उनके लिए ये बैंकर का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये सर्विस कौन देगा? आरबीआई देगा। तो सभी देश जहां पे सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश होती है, उनकी गवर्नमेंट जो बैंकिंग सर्विस है उसे वो अपने सेंट्रल बैंक से ही लेते हैं। तो इंडिया में भी ऐसे ही होता है, आरबीआई बैंकर है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो बैंक, सेंट्रल बैंक का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा या मीनिंग हमने पढ़ा, उसका उसका मीनिंग या डेफिनेशन बेसिकली क्या है, जो उसके फंक्शंस हैं कि वो बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को ओवरऑल तरीके से गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है। तो बैंकिंग सिस्टम में जो ये बाकी के बैंक्स हैं जिनको हमने पहले टॉपिक्स में पढ़ा है, उनका नाम है कमर्शियल बैंक्स, जो पब्लिक के साथ डील कर रहे होते हैं, जो पब्लिक के लिए बैंकर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो सब कमर्शियल बैंक है। उन कमर्शियल बैंक को भी तो जरूरत पड़ती है कि उन्हें कोई बैंकिंग सर्विस दे दे, ताकि वो अपने फंड्स को जमा कर पाए, डिपॉजिट मतलब विड्रॉ कर पाए, ट्रांसफर कर पाए, वगैरह वगैरह। तो एचडीएफसी बैंक को बैंकिंग सर्विस चाहिए, जैसे डॉक्टर को भी इलाज चाहिए ना, वैसे बैंक को भी बैंकिंग सर्विस चाहिए। डॉक्टर भी तो बीमार पड़ेगा, उसे भी तो इलाज कराना होगा, तो वो भी तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, वैसा ही समझ लो। तो बैंक जो बैंकिंग कर रहे हैं बिजनेसेस, उन्हें भी बैंकिंग सर्विस चाहिए, उन्हें भी कोई एक अकाउंट चाहिए जहां पे वो पैसा जमा कर सके, विड्रॉ कर सके, ट्रांसफर कर सके, लोन ले सके अगर जरूरत पड़े तो। उनके लिए भी ये जो बैंकिंग सर्विस वाला फंक्शन है वो आरबीआई परफॉर्म करके देता है। तो आरबीआई जनरल पब्लिक के लिए बैंकर नहीं है, लेकिन बैंक्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए आरबीआई ही बैंकर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या एक बैंक दूसरे बैंक में भी खाता खोल सकता है सर? हाँ, और वो बैंकिंग सर्विस होती है बिल्कुल, लेकिन ये वाला मामला मैंडेटरी रहने वाला है। सारे बैंक को कंट्रोल कैसे कर पाएगा आरबीआई? तो इंडिया में जितने बैंक काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उनका एक अकाउंट आरबीआई में होना चाहिए। आपस में भी रखें वो लोग बैंक और वहां से भी सर्विसेज ले, दैट इज ओके, पर ये मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट को अकाउंट ओपन करके रखना पड़ेगा आरबीआई में। गवर्नमेंट भी और भी बैंक्स में अकाउंट खोल सकती है,
बट ये दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट में है, मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी इसलिए कर रखे हैं, और ये आरबीआई एक्ट ने मैंडेटरी कर रखा है, और ये इसलिए कर रखा है ताकि मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट किया जा सके। कहीं ना कहीं इन लोगों की नर्व्स हाथ में होनी चाहिए ना सेंट्रल बैंक के, तब तो जाके वो इनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस कर पाएगा, तब तो जाके वो इकोनॉमी में अपना इन्फ्लुएंस ला पाएगा। तो मैंडेटरी है इन लोगों के ऊपर कि इनको बैंकर बनाना पड़ेगा। तो ये वाली बात समझ लो थोड़ी अम, धमकी वाली है, मतलब ये चॉइस वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चॉइस नहीं है कि बैंकर है आरबीआई गवर्नमेंट का और हमारे यहाँ पे जितनी कमर्शियल बैंक है उनका। ये थोड़ा सा असर्टिवनेस है आरबीआई का कि हमारे यहाँ खाता खुलवा के रखना पड़ेगा। चलो गवर्नमेंट का तो बैंकर बन के ही काम करता है, उसमें वो गवर्नमेंट को बहुत डिक्टेट नहीं करता, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं करता, लेकिन कमर्शियल बैंक को तो वो डिक्टेट भी करता है, उन्हें कैसे काम करना है, कितना काम करना है, मतलब का, जैसे कि इंटरेस्ट रेट है तो किस लिमिट तक आप ऊपर ले जा सकते हो, किस लिमिट तक आप नीचे ला सकते हो। लोन देना है तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको मिनिमम क्या रखनी पड़ेगी, ये सब आधार कार्ड लिंक करवाने पड़ेंगे बैंक अकाउंट से, पैन कार्ड लिंक करवाने पड़ेंगे बैंक अकाउंट से। ये सब डायरेक्शन आरबीआई से आते हैं। सुपरवाइज करता है बैंक को, तो वो गवर्नमेंट को सुपरवाइज नहीं करता, बस उसको बैंकर बन के उसको सर्विसेज देता है। लेकिन कमर्शियल बैंक के लिए तो वो बैंकर भी है और सुपरवाइजर भी है। चलो हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब हम डिटेल में चलते हैं ज़रा कि लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा इस चैप्टर का, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अगर हम ये कह रहे हैं कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंकर है, तो इमेजिनेशन जरा शुरू कर लो अपनी। बैंक, कमर्शियल बैंक में भी हमने पढ़ा था कि जो बैंक होते हैं वो एजेंसी फंक्शन भी देते हैं, तो गवर्नमेंट का एजेंट बन के भी काम करता है आरबीआई। फंड ट्रांसफर तो करवाएगा उसका, एजेंट बन के भी काम करेगा। एजेंट बन का के काम करने का मतलब है गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी काम करेगा कई बार। जैसे कुछ पैसा रिसीव करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई रिसीव कर लेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर, तो 3 रोल हैं बेसिकली, बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर। ये फाइनेंशियल एडवाइजर क्या होता है, गवर्नमेंट भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है। इंडिया में क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ गवर्नमेंट, ये सेंट्रल बैंक के हाथ में होते हैं। उनका क्या लेवल चल रहा है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कैसे उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। डिप्रेशन चल रहा है, मंदी चल रही है मार्केट में, लोग गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन चीज़ों को लेके वो फाइनेंशियल एडवाइजेस भी देता है। कौन? सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल एडवाइजेस देता है। किसको देता है? आरबीआई को देता है, सॉरी, आरबीआई फाइनेंशियल एडवाइस देता है। किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। तो गवर्नमेंट के लिए वो बैंकर तो है ही, साथ में एजेंट और एडवाइजर भी है, ठीक है। तो 3 रोल हो गए डिटेल में अब हमने देखे। तो बैंकर के साथ साथ वो एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल अदर स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब ये लोकल बॉडीज के लिए आरबीआई में अकाउंट खुलवाने की कोई बात नहीं है। 3 टीयर है हमारे यहाँ गवर्निंग के। सेंट्रल, जिसको हम फेडरल लेवल की गवर्नमेंट बोलते हैं, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट की गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। और तीसरे टीयर पे आते हैं कि जैसे लोकल शहर है आपका, नगर निगम जिसको बोलते हैं, नगर निगम भोपाल, नगर निगम उज्जैन, नगर निगम इंदौर। ये तीसरा टीयर हो गया, ठीक है। तीसरे टीयर पे कंपल्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्शन है कि उनको एक अकाउंट ओपन करके रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। और आरबीआई उन्हें 3 फंक्शंस परफॉर्म करके देगा, बैंकर का भी, उनके पैसों का इधर उधर करना, कहीं भेजना है, कहीं से पैसे एक्सेप्ट करना है, लोन दिलाना है, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। अब देखो, एज अ बैंकर
एज ए एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं एज अ बैंकर। जो भी बैंकिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट को, वो सारी कवर करता है आरबीआई। जैसे कि एक अकाउंट मेंटेन करके देता है, करंट अकाउंट, जिसमें गवर्नमेंट का कैश रखा रहता है, जो भी गवर्नमेंट को कैश बैलेंस मेंटेन करना है, जैसे हमारे लिए एक बैंक प्रोवाइड करता है वैसा ही तो है। हम उनको, गवर्नमेंट को जो भी रिसिप्ट होती हैं वो इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, करंट अकाउंट में क्रेडिट करता जाता है, बढ़ाता जाता है करंट अकाउंट को। कोई पेमेंट करना है उसी अकाउंट से पेमेंट कर देता है। कोई एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज समझते हो, डॉलर से रुपी को एक्सचेंज करवा लिया, कभी डॉलर खरीद लिए कभी डॉलर बेच दिए। गवर्नमेंट को भी तो डॉलर में कभी रिसिप्ट होता है और कभी डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, वो एक्सचेंज भी यही हैंडल करता है। अमेरिका से कोई डील हुई इंडियन गवर्नमेंट की, सपोज कुछ डिफेंस ऑब्जेक्ट्स खरीदे, तो वो डिफेंस ऑब्जेक्ट्स खरीदने का पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर में, तो डॉलर कहां से आएंगे? तो सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सचेंज की व्यवस्था कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो एक्सचेंज की सर्विस भी यहां से मिलती है। रेमिटेंसेस, फिर यहां से अमेरिका पैसे कैसे जाएंगे, ये सब नेटवर्क में जुड़े हुए हैं सारे बैंक्स, और ब्रांचेस भी हैं इंडिया के बैंक की वहां पे। तो रेमिटेंस हो जाता है, रेमिटेंस का मतलब ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जनरली रेमिटेंस जो वर्ड है ये उन ट्रांसफर्स के लिए यूज किया जाता है जो एक देश से दूसरे देश में होते हैं जनरली। वैसे रेमिटेंस का मतलब ही ट्रांसफर है, मनी ट्रांसफर करने को रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इसके अलावा भी अगर कोई सर्विस चाहिए तो वो भी देता है। तो देखो सभी तो कवर हो गया, एक अकाउंट ओपन करके दे दिया, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसे एक्सेप्ट कर लिए, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट कर दिए, गवर्नमेंट के लिए एक्सचेंज करा के दे दिया फॉरेन करेंसी में, और रेमिटेंस कर दिया, पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, राइट। इसके अलावा और कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन की जरूरत है अगर बैंक को, तो वो भी प्रोवाइड कर देगा। कौन? आरबीआई। देयरफॉर वी आर सेइंग दैट आरबीआई इज एक्टिंग एज अ बैंकर। ये सब काम करते समय उसका रोल कैसा है? बैंकर जैसा, फॉर द गवर्नमेंट। गिव लोन एडवांसेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होगी, लोन लेने की जरूरत होगी तो आरबीआई से ले सकते हैं। गवर्नमेंट बोरोज मनी, अब जब ये लोन लेती है ना, ये बात समझना, बाय सेलिंग टी बिल्स। एक तरीका है सीधा लोन मांगो और मिल गया, एक तरीका है सिक्योरिटी देके लोन लेने का। अब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में नहीं देती, गवर्नमेंट कहती है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी वर्ड होता है खजाना, हर देश का अपना खजाना होता है ना, तो खजाने को स्टेक पे रख के बिल इशू किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट पे लिख दिया जाता है कि भाई हमें 1 साल के लिए उधार चाहिए और X% इंटरेस्ट हम देंगे, सपोज 8% इंटरेस्ट देंगे, तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है डेट ऑफ मेच्योरिटी, इस तारीख को लोगों को अपने पैसे वापस मिल जाएंगे विथ 8% इंटरेस्ट, आज हमें इस पैसे को दे दो। उनको एक्नॉलेजमेंट के तौर पे जो इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल केवल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। तो गवर्नमेंट किसके थ्रू ये ट्रेजरी बिल इशू करती है? एक्चुअली में ट्रेजरी बिल इशू करने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा नहीं मांग रही, गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू पैसा मांग रही है पब्लिक से। तो दो अलग अलग बातें हैं। यहां पे गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोरो किया है, बोरो फ्रॉम आरबीआई, और यहां गवर्नमेंट ने बोरो फ्रॉम पब्लिक किया है थ्रू आरबीआई। अंतर समझो, आरबीआई ने अपने पॉकेट से पैसे दिए, आरबीआई ने अपनी पॉकेट यूज नहीं की, केवल मीडिएशन किया, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करवा के दे दिया, ठीक है। तो पहले सेंट्रल बैंक लेता है वो गवर्नमेंट से, ट्रेजरी बिल सेंट्रल बैंक लेता है और फिर सेंट्रल बैंक वो मार्केट में इशू कर देता है। तो एक तरह से सेंट्रल बैंक ने ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, गवर्नमेंट से ट्रेजरी बिल लिया और गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, फिर इस ट्रेजरी बिल को ले जाके उसने पब्लिक में इशू कर दिया। इस तरीके से सेंट्रल बैंक ने अपने पैसे रिस्क पे नहीं लगाए, ठीक है। अब वो कोई रिस्क है नहीं गवर्नमेंट वाले मामले में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को रिस्क आएगी तो सेंट्रल बैंक करेंसी छाप के दे देगा, कोई बहुत बड़े लोड की बात नहीं है। उसके नुकसान होंगे बट पैनिक नहीं आने देगा इकोनॉमी में, राइट। सो
एज अ बैंकर तुम्हें रोल समझ में आ गया कि क्यों हम कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंकर का फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा, वो एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था। पब्लिक डेप्ट को मैनेज करने की जिम्मेदारी ले रखी है। वैसे ये जिम्मेदारी बेसिक किसकी है? बेस पब्लिक डेट को मैनेज करने का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, बट इसे परफॉर्म कौन कर रहा है? बैंक। जैसा एक छोटे से एग्जांपल से बोलता हूं, तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, समझना, हाँ, तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। तुम्हें जाना है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और उसको पेमेंट करना है। अगर तुम्हारे बिहाफ पे, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारे बिहाफ पे बैंक वो पेमेंट कर देता है, तो एज अ एजेंट उसने तुम्हारे लिए बिहेव किया। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पेमेंट मिल गया, तुमने नहीं किया फिर भी मिल गया, और तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म हो गई। ये सर्विस दी तुम्हें किसने? बैंक ने। इसीलिए हम कह रहे हैं मैनेजिंग पब्लिक डेट। पब्लिक डेट को मैनेज करना, जैसे अभी मैंने कहा पब्लिक से पैसा उठाना था गवर्नमेंट को, और उसको मैनेज करके किसने दिया? बीच में मीडिएटर कौन बना? सेंट्रल बैंक। बोलते हैं ना ब्रोकर या एजेंट, बोलते हैं प्रॉपर्टी एजेंट। तो एक्चुअल में हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, पर जिससे खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं और बेचने वाला कोई और है, लेकिन बीच में जो व्यक्ति होता है उसको एजेंट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच में मैनेजमेंट देखता है। टाइम पे पैसे मिल जाए, टाइम पे प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाए, कोई पार्टी जो भी प्रॉमिस कर रही है वो उससे पीछे ना हटे, क्योंकि एक बार में कई बार पैसे नहीं देते प्रॉपर्टी के केस में, टुकड़ों में पैसे देते हैं, और ट्रस्ट वाला मामला होता है कि पहले कौन करेगा, पहले वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करे कि पहले मैं पैसे दूं। दोनों डर रहे होते हैं, तो बीच में एक एजेंट आता है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे क्या डर लग रहा है? अरे यार मैं प्रॉपर्टी के पैसे दे दूं और बाद में ट्रांसफर करने से मना कर दे, भाग जाए, नया मिले ये व्यक्ति, तो मैं क्या करूंगा? पैसे भी चले जाएंगे, कोर्ट वोट केस करना पड़ेगा, झंझट हो जाएगा। उधर से वो सोच रहा है यार ये बंदा कह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी पहले इसको नाम ट्रांसफर कर दूं तब ये मुझे पैसे देगा, मैंने प्रॉपर्टी इसके नाम ट्रांसफर कर दी और ये भाग गया और ये नहीं मिला, प्रॉपर्टी भी इसके नाम ट्रांसफर हो गई, मुझे पैसे भी नहीं मिले, झंझट हो जाएगा। दोनों को एक म्यूचुअल सिचुएशन पे लाने के लिए एक एजेंट लगता है ना, उनके बीच में मैनेजमेंट करता है, उन दोनों से बात करता है और दोनों का ट्रस्ट होता है उसके ऊपर। बस आरबीआई यही कर रहा है। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए अल्टीमेटली पब्लिक की पॉकेट से, और पब्लिक को इन्वेस्ट करना है रिटर्न कमाने के लिए। बीच में आ जाता है सेंट्रल बैंक, दोनों को ट्रस्ट है उस सेंट्रल बैंक पे, इसलिए वो एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एक एग्जांपल से समझा दिया मैंने। तो जब भी पब्लिक डेट को मैनेज करने की बात आए, सेंट्रल बैंक एजेंट की तरह बिहेव करता है गवर्नमेंट के लिए। आगे चलते हैं। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अब देखो हमने ये बात की थी कि तीसरा जो रोल प्ले करता है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए वो है कि एडवाइस इशू करता रहता है कि फाइनेंशियली गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। बेहतर बनाने का मतलब कभी इन्फ्लेशन का दौर होता है, कभी डिप्रेशन का दौर होता है, कभी इकोनॉमी बूम कर रही होती है, कभी डिप्रेस हो गई होती है, सबको संभालना पड़ता है। कभी एंथुसियाज्म भेजना पड़ता है इकोनॉमी में, कभी उन्हें डराना धमकाना पड़ता है ना, ब्रेक लगाने पड़ते हैं, एक्सेलरेटर लगाना पड़ता है। इसी तरीके से गाड़ी आगे बढ़ती है, ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों का रोल है। सो टीबी एडवाइसेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब एडवाइस मिलती है। ठीक है, कौन दे रहा है एडवाइस? आरबीआई। किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को। इसलिए हम कह रहे हैं कि आरबीआई फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह बिहेव कर रहा है। आरबीआई किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। जब जब जरूरत पड़े तब तब, कोई टाइमिंग नहीं है साल में एक बार एडवाइस दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब जरूरत पड़े और जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार एडवाइस देने हैं उसको, इकोनॉमिक सिचुएशन को संभालने के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने के लिए, मॉनेटरी सिस्टम को संभालने के लिए।
तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातों पे भी एडवाइस दी जाती है, फाइनेंशियल मैटर्स पे और मॉनेटरी सिस्टम पे एडवाइस देने का काम है। किन किन चीज़ों पे एडवाइस दी जाती है ये ध्यान से लिखना है, दो भी लिख दोगे तो चल जाएगा। एटलीस्ट इकोनॉमिक और मॉनेटरी सिस्टम ये तो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, यही कंट्रोल करने का काम है आरबीआई का। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम कंट्रोल कर रहा है ना, तो कम से कम फाइनेंशियल और मॉनेटरी तो लिख ही दो। इकोनॉमी को संभालता है वो, आरबीआई भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है उसमें, उसकी डिसीजन चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब भी राय की जरूरत होगी, एडवाइस की जरूरत होगी, सजेशंस की जरूरत होगी, तो आरबीआई के पास से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसकी राय ले सकता है। बैंकर्स, बैंकर्स मतलब कमर्शियल बैंक। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ पंजाब, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो जितने नाम तुम ये सब देखते हो, ये सब कमर्शियल बैंक हैं। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मैं ऑलरेडी लेक्चर में सिखा चुका हूँ। पब्लिक फंडिंग है या गवर्नमेंट फंडिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राइवेट सेक्टर बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके फंक्शन से तय होता है कि वो कमर्शियल बैंक है। तो जो भी कमर्शियल बैंक है उनके लिए एक तो बैंक का रोल प्ले करना है, राइट। सो तो हम दूसरे पार्ट पे चल रहे हैं हमारे लेक्चर के, कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक का बैंकर होता है। मतलब वो कमर्शियल बैंक्स को बैंकिंग सर्विसेज देता है। कमर्शियल बैंक का मतलब हमारे सभी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई वगैरह, ना सिर्फ उनका बैंकर है बल्कि सुपरवाइजर भी है, उन्हें सुपरवाइज भी करता है, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। आरबीआई इज एजेंसी टू रेगुलेट। ये देखो, ये जो फंक्शन है ना रेगुलेट वाला, ये गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करता आरबीआई, ये फंक्शन वो अप्लाई करता है बैंक्स के ऊपर, सुपरवाइज बैंक्स के ऊपर। किस कौन से बैंक्स हैं? कमर्शियल बैंक्स हैं। बीइंग एपेक्स बैंक, एपेक्स मतलब सुप्रीम, राइट, ये पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी। ये आरबीआई जो है वो सुप्रीम बैंक है पूरे बैंकिंग सिस्टम में, टॉप पे जो बॉडी है वो आरबीआई है। आरबीआई एक्ट एज बैंकर टू अदर बैंक्स। तो ये बेसिक सी बात हो गई कि एजेंसी फंक्शंस तो देना ही है, मतलब एक तरह से बैंकर वाला फंक्शन तो प्ले करना ही है, कि ये सभी बैंक अपना एक अकाउंट ओपन करेंगे, ये मैंडेटरी है इनके ऊपर। आरबीआई के पास एक अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट में डिपॉजिट भी करेंगे पैसे, विड्रॉ भी करेंगे, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं वहाँ से। प्लस आरबीआई जो है उनको रेगुलेट करेगा, सुपरवाइज करेगा। रेगुलेट और सुपरवाइज करने का मतलब है कि उनको पॉलिसी बना के देगा और उस पॉलिसी को मानना पड़ेगा इन सारे कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, वो इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है। आगे, एज अ बैंकर टू बैंक्स, आरबीआई फंक्शन इन 3 कैपेसिटीज। अब यहाँ पे भी 3 कैपेसिटी है, जैसे हमने गवर्नमेंट के लिए 3 रोल प्ले देखे बैंक के, आरबीआई के। आरबीआई का पहला रोल प्ले था बैंकर की तरह, दूसरा रोल प्ले था एजेंट की तरह, तीसरा रोल प्ले था फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह। कमर्शियल बैंक के लिए कौन कौन से रूल्स हैं आरबीआई के पास? कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई के पास पहला रोल है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये कस्टोडियन वाला रोल, ये रोल है। कैश रिजर्व मतलब जो कैश है, जिसे पब्लिक से कैश डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के पास, हम अपना पैसा जमा करते हैं, उस पैसे का कुछ हिस्सा मैंडेटरी है इन कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कि वो आरबीआई के पास जमा कर देंगे। क्योंकि जब आप विड्रॉ करने जाएंगे तो एक तरह से एक भरोसा होना चाहिए ना, कि जब विड्रॉ करने जाएंगे तो कमर्शियल बैंक हमारा पैसा हमें लौटा देंगे। तो एक कस्टोडियन फंक्शन चाहिए हमें पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, हमें मतलब पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को एक कस्टोडियन फंक्शन चाहिए, और वो फंक्शन प्ले करके देता है आरबीआई। कमर्शियल बैंक की जिम्मेदारी ये है, कुछ पोर्शन, जैसे 1 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किए हैं, तो मेरा 20% पैसा जो है, उस पैसे को मेरा बैंक आरबीआई के पास जमा कर देगा। 80,000 अपने पास रख सकता है लोन देने के लिए वगैरह वगैरह। ये बात हमने क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन में भी सीखी थी, कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है। और कुछ पोर्शन जो है वो
आरबीआई के पास जमा कर देगा, राइट। इसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशो। इन दिस वे आरबीआई एक्ट एज कस्टोडियन। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पैसों का कस्टोडियन कौन है? आरबीआई, ठीक है। जो भी कैश रिजर्व्स बैंक के पास हैं उनका कस्टोडियन कौन है? आरबीआई। आगे चलते हैं। आरबीआई का एक रूल समझ में आ गया कि वो कस्टोडियन का रोल प्ले कर रहा है। दूसरा है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लास्ट रिसॉर्ट का क्या मतलब होता है? लास्ट रिसॉर्ट का मतलब होता है कि यार कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो आखिर में कौन हेल्प करेगा। जैसे हमारे लिए हमारे पेरेंट्स लास्ट रिसॉर्ट होते हैं। जब भी हमें लाइफ में समस्या आती है तो फाइनली पेरेंट्स आके हमें उस समस्या से बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कमर्शियल बैंक्स इमरजेंसी सिचुएशन में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है उनके ऊपर, तो उनको उस इमरजेंसी सिचुएशन से कौन निकालेगा? कमर्शियल बैंक को उस सिचुएशन से कौन निकालेगा? आरबीआई उस सिचुएशन से निकालेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो लास्ट रिसॉर्ट के में लेंडर की तरह बिहेव करता है, उनको पैसा देगा और उन्हें रिहेबिलेट करेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा, उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, उस सिकनेस से बाहर निकालेगा। तो ये दूसरा फंक्शन है आरबीआई का जो वो प्रोवाइड करता है किसको? कमर्शियल बैंक को, एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। व्हेन कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट, जब वो फेल हो जाते हैं टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द अदर सोर्सेस, जब दूसरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मतलब वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी में है, आरबीआई जो है वो फिर लोन देता है इन्हें कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ एज अ कमर्शियल बैंक। क्योंकि कमर्शियल बैंक में पब्लिक स्टेक्स है, जनरल पब्लिक के पैसे लगे हैं, उन्होंने डिपॉजिट कर रखे हैं, उनके ऊपर असर जाएगा इसका, इसलिए इसको बचाना पड़ेगा बैंक को। तो आरबीआई जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की तरह से उनको इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालता है और उन्हें लोन वगैरह देता है, ठीक है। इसलिए हम इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। आरबीआई असिस्ट कमर्शियल बैंक थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पेपर के ऊपर कोई पर्सन अपने ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता है और दूसरा पर्सन को राइट देता है फाइनेंशियल, उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में बैंक एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करवाएंगे और उसमें अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, आज हम जो है एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है और हमें फिलहाल 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज वो डिस्काउंट करवा लेंगे किसके पास जाके? सेंट्रल बैंक के पास जाके, और वहाँ से कैश ले लेंगे। और बाद में जब उनकी इनकम आएगी और जब उनके रुके हुए फंड्स उनके पास वापस आएंगे तो वो पैसा सेंट्रल बैंक को वापस कर देंगे। ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट हो जाती है, एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। जो भी डिपॉजिट्स आए थे कमर्शियल बैंक के पास उसने लोन की तरह बांट दिए, और जिनको उन्होंने लोन दिया वो टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हैं। इधर जिन्होंने डिपॉजिट किए थे वो अपना पैसा लेने आ गए हैं, अभी जो पैसा लेने आ गए उनको पैसा कैसे दे? उधर से पैसा आ नहीं रहा, स्ट्रक हो गया, कोर्ट में केस वेस चल रहे हैं, पैसा आ जाएगा बट आज कैसे दे? तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करो, जितने पैसे उनको देने उसका वो जाके डिस्काउंट करवाओ आरबीआई के पास, आरबीआई से पैसा लो, इनको पैसे दे दो, जब उधर से आप रिकवरी कर लोगे पैसों की तो आरबीआई को वापस कर दो। इस तरह के सिस्टम में वो क्राइसिस से उनको बाहर निकलवाता है। तो ये है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। तो दो रोल प्ले पढ़ लिए हमने, पहला कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व और दूसरा लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, ठीक है। तीसरा एक फंक्शन इनको प्ले करके देता है वो है क्लियरिंग हाउस का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इसको जरा समझना। सपोज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, और तुमसे मैंने फीस ली और फीस के लिए तुमने मुझे चेक दे दिया। तुम्हारा बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसका चेक तुमने बनाया मुझे दे दिया, मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई में, मैं उस चेक को ले जाके आईसीआईसीआई में डिपॉजिट करूंगा और मेरे अकाउंट में एक्सपेक्ट करूंगा कि वो पैसे आ जाएंगे जो तुम मुझे देना चाह रहे हो चेक के थ्रू। अब प्रैक्टिकली समझो, चेक तो एचडीएफसी बैंक का है और मुझे पैसे चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में। तुम्हारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होकर मेरे अकाउंट में आएंगे जिसमें दो बैंक इन्वॉल्व है, एक तुम्हारा वाला एक मेरा वाला। इस केस में आपके अकाउंट से पैसे निकल के मेरे अकाउंट तक आने का जो सिस्टम है
उस सिस्टम को बोलते हैं क्लियरिंग सिस्टम। और इस क्लियरिंग सिस्टम को करवाने के लिए आरबीआई बीच में आता है। आरबीआई एक क्लियरिंग हाउस बनाता है, हर सिटी में होते हैं क्लियरिंग हाउस। और जितने भी दिन भर में, जैसे आईसीआईसीआई में मैंने चेक डिपॉजिट किया है, ऐसे जिन जिन कस्टमर्स ने चेक डिपॉजिट किए हैं जो चेक किसी और को बिलोंग करते हैं, किसी और बैंक को, तो मेरा बैंक का एक पर्सन, आईसीआईसीआई का पर्सन उस क्लियरिंग हाउस में जाएगा और बाकी सब बैंक के भी लोग उस क्लियरिंग हाउस में आएंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। वो आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है ये चेक आपके कस्टमर का है, ये चेक आपके कस्टमर का है, तो एचडीएफसी वाले को चेक दिया जाएगा क्योंकि आपका बैंक एचडीएफसी था ना। एचडीएफसी वाला कंफर्म करेगा, ठीक है ये मेरा कस्टमर है, इसके साइन ऑथेंटिक है, इसके अकाउंट में फंड भी हैं और ये जेन्युइन लग रहा है, तो ठीक है ये चेक को वो एक तरह से कैश करवा देंगे। आपके पैसे अकाउंट में से कट जाएंगे और मेरे अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। अब इसमें जो ये बीच में आरबीआई रोल प्ले कर रहा है, आरबीआई ऐसा रोल प्ले क्यों कर पा रहा है? ऐसी क्या कैपेसिटी है आरबीआई की कि आरबीआई इसको आसानी से करवा पाएगा दो बैंक्स के बीच में? क्योंकि दोनों बैंक रेगुलेट करता है आरबीआई, दोनों को सुननी पड़ती है आरबीआई की। दोनों बैंक्स के खाते हैं आरबीआई के पास और दोनों बैंक्स के जो खाते हैं आरबीआई में उसमें कैश पड़ा है दोनों बैंक्स का, तो उसके उन दोनों बैंक्स के ऊपर, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों बैंक्स के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है। इसलिए वो इस पोजीशन में है, इस अथॉरिटी में है कि वो दोनों बैंक्स को जो डायरेक्शन देगा वो उन्हें माननी पड़ेगी। अब ये सारा काम डिजिटली हो जाता है, ये जो पर्सन जाएगा वहां पे काम करेगा, अब ये पुरानी बात हो गई है, पहले ऐसा ही होता था। ओके, तो अब ये काम डिजिटली हो जाता है, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई होल्ड करता है कैश रिजर्व, अभी हमने पीछे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ये वाला फंक्शन पढ़ा है, तो दोनों बैंक्स का कैश रिजर्व आरबीआई के पास पड़ा है, सारे बैंक्स का होता है, इसीलिए एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हो पा रहा है क्योंकि बीच में आरबीआई बैठा है और श्योरिटी से काम हो पाता है। क्योंकि आरबीआई इस पोजीशन में है इसलिए आरबीआई के लिए इजी और कन्वीनियंट है कि वो क्लियरिंग हाउस की तरह रोल प्ले करे इकोनॉमी में। ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद आरबीआई, सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट जो है वो आरबीआई के पास है। देयरफॉर आरबीआई कैन इजीली सेटल क्लेम्स, जो भी एक बैंक का दूसरे बैंक के पास क्लेम बनता है, मतलब मेरे कस्टमर्स का क्लेम बन रहा है दूसरे बैंक के कस्टमर से, तुमने मुझे चेक दिया तो मेरा क्लेम है ना कि वो पैसा मुझे मिलेगा। किसके ऊपर? तुम्हारे बैंक के ऊपर क्लेम बना है, इसका सेटलमेंट, इसीलिए इसको क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। सेटलमेंट जो है वो आरबीआई करवा देता है, जो भी कमर्शियल बैंक है उनके बीच में सेटलमेंट आरबीआई करवा देता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। डेबिट और क्रेडिट एंट्री पास हो जाएगी, ऑब्वियसली मेरा बैंक अकाउंट मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा क्योंकि वो इनकम मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ा देगा, और तुम्हारे अकाउंट से डेबिट कर लेगा पैसा, मतलब तुम्हारा बैंक में जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह की अकाउंटिंग एंट्री पास हो जाएगी दोनों बैंक्स में। तो यहां तक हमने तीन फंक्शन पढ़े जब आरबीआई बैंकर की तरह रोल प्ले कर रहा था, ये एक पार्ट हमने पढ़ा। आरबीआई सुपरवाइजर भी तो है सारे कमर्शियल बैंक का, ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं कि आरबीआई सुपरवाइजर है इसका, ऑफ कमर्शियल बैंक। आरबीआई रेगुलेट एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक, रेगुलेशन में बी रिलेटेड टू, अब देखो आरबीआई रेगुलेट करता है सारे कमर्शियल बैंक को, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेगुलेशन जो है वो रिलेटेड टू क्या होगी भाई, कैसे रेगुलेट करेगा, वो टूल्स कौन से हैं जिनको इस्तेमाल करके आरबीआई कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करेगा। तो पहला टूल है लाइसेंस। इंडिया में वही इंस्टीट्यूशन बैंक बन सकती है जिसके पास बैंकिंग करने का लाइसेंस हो। लाइसेंस का मतलब होता है परमिशन। तो एचडीएफसी बैंक के पास लाइसेंस है बैंकिंग बिजनेस करने का, जो उसे किसने दिया है? आरबीआई ने दिया है। जिससे लाइसेंस ले लेगा ना आरबीआई, उस दिन से उसकी बैंकिंग एक्टिविटी खत्म। कई बैंक हैं जो खत्म हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, उनसे लाइसेंस, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, इसलिए वो बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। राइट। ब्रांच एक्सपेंशन, अगर किसी बैंक को अपनी ब्रांचेस नई नई बनानी है तो नई ब्रांच बनाने की भी परमिशन लगती है। एचडीएफसी बैंक किसी रिमोट एरिया में नई ब्रांच ओपन करना चाहता है, परमिशन चाहिए आरबीआई से। आरबीआई के जो रूल रेगुलेशन होंगे वो उसे मानने पड़ेंगे।
नई ब्रांच ओपन करने के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरबीआई जो है वो रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को। लिक्विडिटी ऑफ असेट, लिक्विडिटी वर्ड का मतलब होता है असेट्स को मनी में कन्वर्ट करना, एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू मनी, ये कहलाती है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी ऑफ असेट्स, कौन सी असेट कितनी लिक्विड है, असेट कैसे कन्वर्ट होगी, इससे रिलेटेड रेगुलेशन है किसके, आरबीआई के। मैनेजमेंट, आरबीआई ये बताता है कि आपको आपका बैंक कैसे मैनेज करना है। एचडीएफसी वालों के लिए, आईसीआई वालों के लिए, सभी कमर्शियल बैंक के लिए वो एक पॉलिसी निकालता है कि आपका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। जैसे केवाईसी नॉर्म्स है कि आपको अपने कस्टमर से उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका आधार कार्ड नंबर क्या है, उनका पैन कार्ड नंबर क्या है, उनका फोटो आईडी क्या है, उनका ईमेल क्या है, ये सारी चीजें। तो कैसे वो अपने डे टू डे फंक्शंस को, ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे, इस बारे में भी आरबीआई उन्हें बताता है। और कम से कम वो रिक्वायरमेंट उन्हें पूरी करनी होती है, उससे एडिशनल कुछ कर रहे हैं दैट इज ओके। मर्जिंग, दो बैंक मिलके एक नई बैंक बनती है। अच्छा, में एक पहले बैंक था यूटीआई बैंक, अब है एक्सिस बैंक। ठीक है, तो मर्जर से बनी है ये। ठीक है, वाइंड अप, अगर किसी बैंक को अपना बिजनेस क्लोज डाउन करना है, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपना बिजनेस क्लोज डाउन करना है, एनबीएफसी हो, बैंक हो, आरबीआई उसका रेगुलेशन बना के रखता है। वो बताता है किन रूल्स को फॉलो करके आप अपने बैंक को वाइंड अप कर सकते हो। तो एक बार फिर से, रेगुलेशन किस किस चीज की हेल्प से होती है, लाइसेंसिंग के थ्रू होती है, एक्सपांशन करना है तो भी रेगुलेशन को फॉलो करना है, लिक्विडिटी मेंटेन करनी है तो भी, मैनेजमेंट करना है तो भी, मर्जिंग करनी है बैंक्स की तो भी, और वाइंड अप करना है बैंक का तो भी। इसमें से कोई 2-3 पॉइंट भी याद रखे दैट इज ओके, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। कंट्रोल इज एक्साइज बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन, आरबीआई वाले आके इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं बैंक में सब कुछ एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है या नहीं। आरबीआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दिए, तो केवल रूल्स बना के उन्हें बता दोगे तो वो फॉलो कर लेंगे, ये कोई जरूरी तो नहीं है। टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए। जिसे तुम्हें पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट लिया जाता है, तो टेस्ट एक तरह का इंस्पेक्शन है कि जो पढ़ाया गया वो तुमने ठीक से पढ़ा या नहीं, आप उस तरीके से ही चीजों को समझ रहे हो जिस तरीके से समझाया गया था। ये टेस्ट है, ये इंस्पेक्शन है एक तरह से, राइट। वैसे ही बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिया आरबीआई ने, आरबीआई जाके इंस्पेक्ट करेगा कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं वो बैंक्स। ओके, रिटर्न फाइल करना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको तुम पढ़ोगे। रिटर्न का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। कमर्शियल भाषा में या इकोनॉमिक्स की भाषा में रिटर्न्स जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उनको फाइल करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हमने, इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करने का मतलब क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो हमने पर्टिकुलर फॉर्मेट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमको दिया है उसमें हमने फिलअप करके दिए कि हमारी इनकम कितनी हुई थी, उसमें से हमें क्या क्या डिडक्शन और एग्जम्पशन मिल जानी चाहिए, तो हमारी जो नेट इनकम है उस पर इतना टैक्स बनता है और ये टैक्स मैंने भर दिया है, उसकी ये डिटेल्स है। इसको बोलते हैं रिटर्न फाइल करना। इन्फॉर्मेशन फाइलिंग को रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, ये हम लोगों के डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, खासतौर पर बिजनेसमैन की या जो इनकम कमा रहे हैं। ऐसे ही बैंक्स को भी बहुत सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ती है कि जो जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बोले थे, देखो हमने ये सब कंप्लाई कर दिया और ये हमारा पूरा डेटा है। हमने एक पीरियड में, जैसे एग्जांपल के लिए, एक साल में कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, कितना आपके पास सीआरआर रखा, कितने लोगों को लोन बांटा, कितना मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन करके दिया है, हमारा मल्टीप्लायर क्या है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है या सबमिट करता है किसके पास, आरबीआई के पास। तो एक तरह से आरबीआई रेगुलेटर हुआ, क्योंकि उसके पास राइट है इंफॉर्मेशन लेने का जब चाहिए तब, इंस्पेक्शन करने का। तो क्योंकि वो इंफॉर्मेशन लेने का राइट रखता है और इंस्पेक्शन करने का राइट रखता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आरबीआई जो है वो रेगुलेटर है किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए। वो कंट्रोलर है, सुपरवाइजर है। जो सुपरवाइजर है वही तो रेगुलेट और कंट्रोल कर पाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर फंक्शन प्ले करता है आरबीआई किसके ऊपर, कमर्शियल बैंक के ऊपर। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आरबीआई के अगले फंक्शन के साथ। थैंक यू।